अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हमारा इंपीरियल साइंस कॉलेज की तरफ से केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा और उसके अलावा मैं आपको आपकी बुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक के बारे में जो हमारे कंप्लीट पोर्शंस है उसके बारे में जो है वो डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद सफदर बिलाल, एमफिल केमिस्ट्री। माय स्पेशलाइजेशन इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक का सबसे पहला जो टॉपिक है डेट इज़ अबाउट एटम। एटम क्या है? अब आप सब लोग जो हैं वो फेमिलियर हैं एटम के बारे में, आपने मैट्रिक में भी इस बारे में पढ़ा है कि एटम क्या होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट। क्लियर? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट एंड इट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें जो हिस्सा लेता है सब्सटेंस उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो यहां से हमारे पास एटम की कौन कौन सी डेफिनेशन सामने आई। फर्स्ट वन इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट। ये आजाद है ना, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता। कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो इस चीज हिस्सा लेगी वो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि वो क्या होती है? एटम होती है। बात करूं हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं? नो। नेचर के अंदर हाइड्रोजन अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगी तो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, डेट इज H2। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगी तो वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। सिंगल ऑक्सीजन एटम विल नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सिमिलरली सिंगल हाइड्रोजन एटम विल नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो होप सो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, मैं इसको स्मॉल पीसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता जाऊं तो एट द एंड मेरे पास एक ऐसा पीस आएगा जिसको मैं मजीद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड नहीं कर सकता। सिंपल इज डैट उस चीज को हमने किस चीज का नाम दिया? एटम का नाम दिया है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एटोमोस। ग्रीक फिलोसोफर के कंसेप्ट आज हमने पढ़ने हैं, बेसिक कंसेप्ट जिसको हम बोल रहे हैं। ग्रीक फिलोसोफर ने इसे एटम का नाम ही क्यों दिया? आखिर हम इसके लिए एटम का नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं? और आपको पता है कि हमारी केमिस्ट्री में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो ग्रीक या लेटिन की हैं। तो ग्रीक वर्ड है एटोमोस। क्या वर्ड है? एटोमोस। एटोमोस का मतलब क्या है? इनडिविजिबल, नॉन डिवाइडेबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इनडिविजिबल मींस नॉन डिवाइडेबल, जिसको हम मजीद डिवाइड ना कर सकें, उस पार्टिकल को ग्रीक फिलोसोफर्स ने किस चीज का नाम दिया? एटम का नाम दिया। तो यहां से अब हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली हैं? सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट, और यहां पे हमने उसकी एग्जांपल को स्टडी कर लिया। उसके बाद है दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें हमारे पास एटम का होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर हमारे पास रिएक्शन नहीं हो सकता। थर्ड वन हमने यहां पे ये पढ़ा है कि एटम का वर्ड कहां से डिराइव हुआ, एटम को हम एटम क्यों कहते हैं? एटम डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमोस विच मीन्स इनडिविजिबल, यानी हम इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन्होंने हमें यह बताया है कि एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं होता, एटम इज डिविजिबल। एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम के अंदर उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है। डेट इज अप्रोक्सीमेटली 100 के करीब हमारे पास एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिनमें फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बेसिक हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो किसी भी एटम के अंदर मौजूद होते हैं। टोटली हम इन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो 100 के करीब हैं, और उनमें से 3 जो है वो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको आगे हमने डिस्कवर भी करना है, इनकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, इनके बारे में कंप्लीट लिटरेचर हमने स्टडी करना है। दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, उसके बाद है ग्रीक फिलोसोफर्स के कंसेप्ट क्या थे? तो सबसे पहला कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इसे हम कहते हैं कि अगर हम किसी भी मैटर, तो आपने पढ़ा है ना, मैटर को जब हम डिवाइड करते जाएं तो एट द एंड हमारे पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट आएगा जिसको हमने क्या बोला? एटम बोला। और एटम जो है वो इंडिविजिबल है, एटम को मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद है, ये ग्रीक फिलोसोफर्स का कंसेप्ट था।
उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने कंसेप्ट पढ़ना है डेमोक्राइटस का। डेमोक्राइटस ने क्या हमारे पास जो है वो वर्क दिया। डेमोक्राइटस का वर्क भी सेम है कि एटम को हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम देखेंगे जॉन डाल्टन्स वर्क। 9th और 10th की बुक में आप रिकॉल करें अपने माइंड में तो आपको याद होगा, आपने डाल्टन का काम पढ़ा हुआ है। डाल्टन ने एटम के बारे में हमें बताया था, लेकिन डाल्टन ने कौन सी चीज स्टडी की? डाल्टन ने 2 लॉज को स्टडी किया। देयर आर 2 लॉज। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेम थिंग्स, एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा, अब इन दोनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा जी, मेरे पास है 1 लीटर दूध है, मिल्क। मैं चाहता हूं कि इससे दही बनाऊं। 1 लीटर मिल्क से मैं दही बनाना चाहता हूं, तो मिल्क क्या है? मेरा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। एनी स्पीशी विच कैन रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? यहां पे हमारे पास है रिएक्टेंट, जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। अच्छा, रिएक्टेंट मेरे पास है जी, मिल्क है। मैं मिल्क से दही बनाना चाह रहा हूं या कोई और चीज, डेयरी प्रोडक्ट आप कह लें। तो अगर मेरे पास 1 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर से अगर 1 लीटर ही मेरी प्रोडक्ट बनती है तो इसको मैं कहूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी मेरा पूरा का पूरा मास जो है वो कंजर्व हो गया है, नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना वो बना ना वो दोबारा से डिस्ट्रॉय हुआ, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो गया। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि हमने जो मिल्क यूज किया है, जो रिएक्टेंट यूज किया है, वो अपनी कंप्लीट प्रोडक्ट के अंदर जो है वो चेंज हो गए हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट का मतलब होता है एक मखसूस, प्रोपोर्शन का मतलब हिस्सा। एक मखसूस हिस्सा किसी भी कंपाउंड के अंदर या सब्सटेंस के अंदर मौजूद होता है। तो इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं। यहां पे मैं आपको समझाता हूं। H2O, व्हाट इज दिस? दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो अगर आप एटॉमिक मास देखें, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहां पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं? देयर आर 2 एटम्स। तो हम यहां पे उसका मास लिखेंगे 2 रेशो। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो हमारे पास 2:16 होती है एक वाटर के अंदर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 1:8। यानी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और वहां पे वाटर का सैंपल, जो हम पीते हैं पानी, उस वाटर का सैंपल आप एनालाइज करें, उसको देखें, खंगालें, तो आपके पास 1 हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। और यही प्रोपोर्शन जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको मिलेगा। यानी डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? 1:8 की रेशो होगी। आप जो भी वाटर का सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूं अमोनिया की, NH3, नाइट्रोजन रेशो 3 हाइड्रोजन, यानी 1:3। आप जहां भी जाएंगे आपको नाइट्रोजन 1 मिलेगी और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। 1:3 एटम्स होंगे अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में। इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और लास्ट में हम वर्क पढ़ रहे हैं जे बर्जीलियस का। तो जे बर्जीलियस ने सबसे पहले तो एटॉमिक मैसेज को डिस्कवर किया, एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट किए। किसी भी एटम को जब हम स्टडी करते हैं तो उसका हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का हम एटॉमिक मास लिखते हैं कार्बन 12, ठीक है बेटा। इस तरह से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास है 16, क्लोरीन इज 35.5। ये तमाम क्या है? एटॉमिक मैसेज है। और इन एटॉमिक मैसेज को किसने डिस्कवर किया? जे बर्जीलियस ने। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सिंबल्स। ये भी आपने मैट्रिक में पढ़ा 9th की बुक में कि किसी भी एलिमेंट को जब आपने डिनोट करना होता है तो उसके लिए आप एक सिंबल यूज करते हैं। मैंने कार्बन लिखा है, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था कि कार्बन इज रिटन एज लाइक दैट। कार्बन को इस तरह से लिखा जाता, लेकिन मैंने कार्बन के लिए सिर्फ C लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि जे बर्जीलियस ने हमें यह कहा कि हर एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम उसका सिंबल यूज करते हैं। तो कार्बन के लिए हम जस्ट C यूज करेंगे। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम हर एलिमेंट को लिखने से पहले उसके कंप्लीट वर्ड्स लिखें। इस तरह हाइड्रोजन के लिए हम H लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए हम O लिखेंगे और क्लोरीन के लिए हम Cl यूज कर रहे हैं।
ठीक है बेटा, होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। इसको रीड आउट करें, इसको देखें, अपने फोल्डर्स पे इसके नोट्स बनाएं और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे मजीद डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ एटम के बारे में कि एटम को किस तरह से डिस्कवर किया गया, एटम हैं क्या, इनके डायमीटर क्या होते हैं, इनके मैसेज क्या होते हैं, और फिर मालिक्यूल पे हम जाएंगे। हम फर्दर जो है वो आगे बढ़ेंगे, पहले एटम, फिर मालिक्यूल, फिर आयन, और फिर इनके मैसेज की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।